हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन। इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर सपोज दैट जैसे 24 होता है, 87 होता है, इस टाइप से। बिगिनिंग से बता रहा हूं मैं आपको। टू डिजिट नंबर इस तरीके से होते हैं जिसमें यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस यानी इकाई और दहाई दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसा एक कोई भी नंबर है, अननोन नंबर, हमें नहीं पता। सपोज दैट मान लीजिए आपने XY एक टू डिजिट नंबर है। यदि इस टू डिजिट नंबर में 27 हम ऐड कर देते हैं तो इसकी डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस यानी अपने प्लेस को आपस में बदल लेती है, ठीक है। यानी ये नंबर कैसा हो जाता है YX, यदि इसमें 27 हम जोड़ दें तो ये होता है। ये है केवल आपको समझाने का, ये इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि इस तरीके से लिखी हुई होती है कोई डिजिट, 27 अगर उसमें जोड़ देते हैं तो XY की जगह वो YX हो जाती है। लेकिन अगर एल्जेब्रिकल देखें यानी वैल्यू के हिसाब से अगर उसको देखें तो इसको लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है। अगर XY है इट मीन्स जैसे 25 था, 25 केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिजिट नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू के हिसाब से देखें तो 2 को आप लिखेंगे 20 + 5। दिस इज द एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर। सेम थिंग हियर, अगर आपके पास कोई डिजिट आपने XY को कंसीडर किया है तो उस XY को आप लिखेंगे 10x + y। क्लियर हो रहा है? उसने बोला है इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? XY आपने इस तरीके से माना है, यूनिट डिजिट इसमें y है। उसने बोला है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंथ प्लेस की डिजिट का 2 टाइम्स है इसका, यानी यूनिट डिजिट इज 2 टाइम्स ऑफ टेंथ डिजिट। एक इक्वेशन आपकी ये बनती है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, ये यूनिट डिजिट थी क्योंकि 10x + y यानी आपने नंबर कंसीडर किया है XY, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस का जो नंबर है, जो डिजिट है, वो ट्वाइस है टेंस प्लेस के डिजिट की, यानी x की दुगुनी है, यानी x को दुगुना करेंगे तब वो y के इक्वल आएगा। दूसरी शर्त, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 इज एडेड टू द नंबर मीन्स जो नंबर था आपके पास इनिशियली वो 10x + y था। इफ यू ऐड 27 देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो ये डिजिट थी वो आपस में बदल जाती हैं। इट मीन्स इसकी वैल्यू अब 10y + x हो जाती है, यानी जो XY था वो YX हो गया। अगर वो YX हो गया तो y का मतलब 10y, x यूनिट प्लेस x। दूसरी शर्त इसकी ये थी, इसको आप इधर से सेट करेंगे तो ये +y - 10y is equal to -27। You will get 9x - 9y equal to -27 divided by 9x - y equal to -3। ये आपका सेकेंड नंबर ऑफ इक्वेशन आया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अब आपको वो डिजिट वो यूनिट जो आपको ये वैल्यू दी हुई थी XY, यानी वो नंबर बताना है XY वाला। x - y = -3, y = 2x। तो आपने 3 मेथड पढ़े हुए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। x - 2x is equal to -3 - x equal to -3 becomes plus, this implies x equal to 3। ये आपके पास आ गया। Now put the value of x is equal to 3 in equation 1 and you will get the value of y, 3 × 2 = 6। Now आपको x और y दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है। नंबर आपने माना था XY,
एक्स वाई का मतलब एक्स की जगह आप 3 लिखिए, वाई की जगह 6, आंसर इज 36। लेकिन अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए, चेक कीजिए, ये इसने बोला था जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो 10 डिजिट का 2 टाइम्स है, वो यहाँ फुलफिल हो रही है कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी, अगर इसमें 27 को आप ऐड कर दें, कितना आ गया 63, एंड 63 इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द डिजिट ऑफ 36। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बस छोटी सी चीज बताता हूं, यदि आपको 2 डिजिट से बनी हुई कोई भी संख्या या कोई नंबर लेना है एक्स वाई, तो उसको एक्स वाई मान के सॉल्व नहीं करते हैं, उसको 10x प्लस वाई मान के सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया 87 है, इसका मतलब ये 80 प्लस 7 है। इसी तरीके से एक्स वाई को 10x प्लस वाई लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator, ये denominator लिखा हुआ है, denominator is reduced by 3, we get 18/11। ये फ्रैक्शन का सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वीडियो में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर हम हर मेथड का एक एक क्वेश्चन आपको बताते चलें और आप उसको लें, तो हम क्वेश्चन कोशिश ये करते हैं वो बताएं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं आपके स्तर से। ठीक है, जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो वो भी इजी लगेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन छाटा हुआ है कि फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर मैं न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और जो डिनोमिनेटर है उसमें से मैं 3 माइनस कर दूं, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, वी गेट 18/11। इसके बाद की कहानी बाद में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर फ्रैक्शन है तो हम ये मान लेंगे कि सपोज दैट द फ्रैक्शन इज x/y, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। x/y है, x/y में न्यूमरेटर यानी ऊपर की चीज, अगर आप याद रखें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको n/d के याद रखा करिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n/d सबसे अच्छा तरीका है। If the numerator is multiplied by 3, यानी न्यूमरेटर का मतलब जो x था उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, डिनोमिनेटर बाय y था, रिड्यूस का मतलब माइनस करना, मैंने जो इसका डिनोमिनेटर था उसमें से 3 माइनस करा, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 18/11। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सबसे पहले इस तरीके से जैसे आप सॉल्व करते हुए आए हैं उसको सॉल्व कीजिए। 11 का मल्टीपल क्रॉस इधर होगा, 33x इज इक्वल टू 18y एंड 54। अगर आप चाहें तो यहाँ से शायद 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11x इक्वल टू 6y माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक तरफ कर लीजिए 11x माइनस 6y इक्वल टू -18 एंड यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, वो थी बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, यानी न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड। अब इसने जो मल्टीप्लाई किया वो डिनोमिनेटर में किया, डबल कर दिया उसको, वी गेट 2/5। दिस इज एन अनदर कंडीशन। मल्टीप्लाई क्रॉस 5x प्लस 40, 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y, 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y। यहाँ से कुछ कॉमन लेके कटेगा नहीं, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। ठीक है, माइनस में ये आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन है। 2 इक्वेशन आपने यहाँ से कंसीडर करनी, दोनों निकाल दी, इसको हटाइए। अब आप देखेंगे आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। जब मैं आपको ये बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका तो एलिमिनेशन वाला होता है। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो और थे, लेकिन अगर इस तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरी वैल्यू लगाने में हमें कैलकुलेशन का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप किस तरीके से इसको एलिमिनेशन में लेके आ सकते हैं। 11 5 है, 6 और 4 है। अगर आप इसके अंदर 4 का मल्टीपल कर दें, इसके अंदर 6 का मल्टीपल कर दें, क्योंकि 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 12 आ जाता है। उनको सॉल्व करना फिर आसान होगा। 4 का मल्टीपल करके इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ 44x माइनस 24y इक्वल टू 72 माइनस का। इसके बाद इसमें आपको 6 का मल्टीपल करना है, 30x माइनस 24y इज इक्वल टू 6 इंटू 40, ये होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसे सॉल्व करना है, यहाँ सेम साइन है, जब सेम साइन आते हैं और सॉल्व करना होता है तो हम डिफरेंस कर देते हैं, तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसके साइन बदल जाते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 44 प्लस का है, ये माइनस का हो गया, इसका मतलब 14x। यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ये 8 हुआ, ये 6 हुआ एंड ये 1 हो गया। क्लियर हो गया आपका? यहाँ से डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू 168 बाई 14 एंड x की वैल्यू आपको 168 डिवाइडेड बाई 14 यू विल गेट 12 एज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर हुआ? अगर आपके पास x की एक वैल्यू आ चुकी है तो चाहे तो इसमें चाहे इसमें आप किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसमें पुट करता हूँ, वो 5 है, छोटी सी लग रही है, इसमें करिए 60x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, आपने x की वैल्यू लगाई, 12 पंजे 60 और ये सब आ गया। इसको इधर ले आइए, इसको इधर 60 प्लस 4 हो जाएगा 64, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का 4y, y की वैल्यू 16 आ गई। आपके पास दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं, 12/16 आपके पास 12/16 दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार इसका वेरिफिकेशन आप जरूर कर लीजिएगा कि अगर आपके पास ये वैल्यूज नहीं आ रही हैं सही। अब मैं एक बार कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, 12 पंजे 60, 60 माइनस 4y माइनस 4, इसको आप इधर ला, ये ऐड हो गया, ये उधर चला गया 16। अगर आपको कहीं इक्वेशन में कहीं गलती नजर आती है तो आप इसको तुरंत जो आपको कंडीशन रहेगी थी आप उसमें करके देखिए। मान लीजिए 12/16 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4, 3/4 आ गया। अब आपसे बोला था न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3, reduced by 3, 4 minus 3 and you will get आंसर 18/11। ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें मेरी कहीं या कहीं कोई मिस्टेक है। अब आप इसको शुरू से चेक करिए, 5x माइनस 4y माइनस 40 है, ठीक, 60 माइनस 4y माइनस 4, इसका मतलब ये हमारी गलत है इक्वेशन। देखते हैं कहाँ गलती हुई है, लिखने में कहीं कुछ गलती हुई है, कैलकुलेशन में तो नहीं हुई। 5x माइनस 4y माइनस 40, वैल्यू लगाई 60 माइनस 4y माइनस 40, इसको 0 रह गया ये, ठीक है? ये यहाँ पर हमारी गलती हुई थी 60। अब आप इसको इधर लेके आइए, 100 इज इक्वल टू 4y एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 25, ठीक है? जो आपका ये 40 था उसकी जगह मैंने यहाँ 4 कर दिया था। तो उसका बेनिफिट ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई क्वेश्चन अगर आप अलजेब्रिक में करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अगर आप उसकी कैलकुलेशन को एक बार क्वेश्चन के हिसाब से टैली कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम फिर इसमें शर्त लगाते हैं। सबसे पहले हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट हुई है, x/y, x/y 12/25,
12/25। अब इसमें जो पहली उसने शर्त अप्लाई करनी थी, जो कंडीशन थी, वो थी न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3। इट मीन्स न्यूमरेटर में 3 का मल्टीपल और डिनोमिनेटर में से 3 को माइनस, you will get the fraction 36/22. After dividing it by 2 you will get 18/11। पहली कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक। इसीलिए मुझे लगा था कि सवाल गलत है, क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हो सकता है एक कंडीशन किसी वजह से फुलफिल हो जाए, दूसरी ना हो पाए, तो इसके लिए भी आप if the numerator is increased by 8, it means 12 plus 8, and the denominator doubled, 25 multiplied by 2 50, 20/50, 2/5। सेकेंड कंडीशन क्या थी? You will get 2/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को समझने में आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये एक नया क्वेश्चन है, काफी स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बुक से मैं आप लोगों के लिए छांट कर लाया हूँ। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं बताया मैंने, 2 नंबर आपको दिए हुए हैं जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, इज डिवाइडेड बाई, यानी द लार्जर वन, जो बड़ा नंबर है वो डिवाइडेड किया जाता है स्मॉलर से, और आपको क्वेश्चन 6 मिलता है और रिमाइंडर भी 6 मिलता है, रिमाइंडर भी 6 है। इफ 5 टाइम द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड। देखिए पहले मैं यहीं तक इसको रोकता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन समझने में फिर मिसमैच हो जाएगा। सबसे पहले मानिए 2 नंबर है जिसमें से x इज ग्रेटर देन y है, ये मैं मान लेता हूँ। तो आपने x को बड़ा माना है, इस x का 3 टाइम्स करने के बाद आपको स्मॉलर से डिवाइड यानी y से डिवाइड करना है। इट मीन्स इफ 3 टाइम्स ऑफ अ लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, द क्वोशिएंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 6। तो इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं आप, हाँ कि ना? नहीं बना सकते। इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, the quotient is 6 and the remainder is 6। बेसिक आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर किसी इक्वेशन को क्वोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना हो, तो अगर रिमाइंडर बचा हुआ है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो इसके अपॉन में आता है। ये मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप इस तरीके से किसी भी नंबर को आप y से x में डिवाइड कर रहे हैं, u टाइम्स ये जाता है, u y माइनस होने के बाद कोई नंबर अगर z बच जाता है तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई y एंड द क्वोशिएंट इज u, बट z कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाई y। ये एक तरीका होता है इसको लिखने का, क्योंकि अगर इसमें इसका डिवीजन चला जाता तो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं बचता, कुछ और आता, रिमाइंडर या रिमाइंडर नहीं आता। यानी अगर आपके पास रिमाइंडर कहीं आता है और आपको इस एक्सप्रेशन में लिखना है तो हमेशा रिमाइंडर के नीचे जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर जरूर लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए चूज किया था। 3x अपॉन y इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन y। नाउ कैलकुलेट दिस। 3x अपॉन y माइनस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 6y। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए आप। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड ऑल द इक्वेशन बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए आप दूसरी शर्त को कंसीडर कीजिए। दूसरी शर्त क्या थी? इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर है आपका y, if 5 times the smaller is divided by the larger, we get quotient 2 and the remainder 3, यानी we get quotient 2 and the remainder 3 which is divided by
x। क्लियर हो गया। फिर आप इसको इधर ले आइए वेरिएबल सेपरेशन में, ये इस तरीके से हो जाएगा 5y - 3 = 2x, 5y - 2x = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, गलती बाद में देखेंगे, हो सकता है इसमें सॉल्व करने गलती हो, पहले आप इसको इधर रखिए। अब आप इसको एलिमिनेशन वाले मेथड से ही अगर करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में अगर आप 2 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x है। देन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we get 2x minus 4y = 4, -4y = 4। ये इक्वेशन है आपकी पहली का डैश, यानी पहली में मल्टीप्लाई किया था मैंने, ये इक्वेशन आ गई। इसको केवल हम जनरली ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट है, जो इक्वल नंबर है, दोनों कट गए। 5y ये माइनस होगा, 5y - y, y 4 + 3 7। The value of y is equal to 7. Put the value of y in either equation 1 either equation 2। y की वैल्यू जब आप 7 यहाँ लगाएंगे तो x - 14 = 2 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x = 16। y की वैल्यू 7 लगानी थी, 7 दूनी 14, माइनस के 14 इधर गए, प्लस के हो गए, 14 + 2 16, x = 16। अब हम अपने वेरिफिकेशन के लिए, मैं भी आपको एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ कि अगर मैं अब इसको देखूंगा कि कहीं मैंने ये सवाल करा x = 16 और y = 7 और मैं निकाल आया, पता पड़ा मैं तो नंबर ही गलत कर आया था उसके, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों वैल्यूज को इसकी दी हुई शर्तों पे अप्लाई कीजिए और ये देखिए कि वो शर्त फुलफिल होती है या नहीं। नाउ x लार्जर नंबर है जो कि आया भी है 16, स्मॉलर नंबर 7 आया है। पहली शर्त ये थी कि यदि 3 गुना कर दिया जाए लार्जर नंबर को 16 को, यानी 16 मीन्स 3 times of 16 48 and this divided by 7। डिवाइड कीजिए, 7 से 48 करेंगे तो पूरा पूरा तो 6 टाइम जाएगा, 42, 48 - 42 यू विल गेट 6, जो कि रिमाइंडर था तो 6/7। आपकी पहली वाली कंडीशन यही थी, 3 गुना करा बड़े वाले नंबर को और छोटे नंबर से डिवाइड किया तो 6 टाइम तो वो चला जाता था, लेकिन 6 उसका रिमाइंडर बचता था। ये कंडीशन यहाँ पर आपने फुलफिल कर दी। इसी तरीके से आप इन दोनों को सेकंड इक्वेशन में लगाएंगे, सेकंड कंडीशन में, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, इनमें जो रिलेशन होता है, अगर आप उसको एज इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन लिखने का तरीका, कोशेंट प्लस जब रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर के नीचे हमेशा डिनोमिनेटर यानी जिससे आप डिवाइड करते हैं वो जरूर आता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।